नमस्कार, स्वागत है आपका द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट दिसंबर का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दें कि यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 के लिए हम एक कम्प्लीटली फ्री बैच चला रहे हैं, जहाँ पे आप पूरी कॉमर्स की तैयारी एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हैं, क्योंकि आपको यूट्यूब पे लेक्चर किसी टॉपिक का तो मिल सकता है, पर पूरे सिलेबस का एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेक्चर मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ये कम्प्लीटली फ्री बैच चला रहे हैं, जहाँ पे आप पूरी तैयारी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यूनिट 1 फिनिश कर दिया, यूनिट 2 में भी हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पहुंच चुके हैं, यानी पार्टनरशिप वाला पोर्शन और बेसिक अकाउंटिंग का पोर्शन पूरा हो चुका है। कुछ ही वीडियोस में यूनिट 2 भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर हम यूनिट 3 पे आएंगे और इसी तरह से हम आपका नवंबर एंड तक कोशिश करेंगे कि सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर दें। तो आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है जिससे आप पढ़ सकते हैं। अब हम आज जो हम बात करने वाले हैं वो अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा केवल समझने की भी नहीं, बल्कि जिसे आप कहते हैं ना रट्टाफिकेशन की या याद करने की चीज़ है। कायदे में जिनकी अकाउंट्स अच्छी है, देखिए अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप 2 महीने में प्रिपेयर करना चाहेंगे यूजीसी नेट के हिसाब से तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अकाउंटेंसी प्रेफर करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए जो एंट्रीज आप अकाउंटेंसी में पास करते हैं, मान लीजिए एक एंट्री है असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स पर्सनल अकाउंट। इस एंट्री का कंसेप्ट जिसको पता है, जिनकी अकाउंटिंग ठीक है, जिनको अकाउंटिंग आती है, उनके लिए तो इस एंट्री को इनको समझना है, इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है। उन्होंने एक बार एंट्री समझ ली, उनको अगर यूजीसी ने 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि परचेज ऑफ असेट्स के लिए अगर हमें शेयर देना है या कुछ भी देना है और उसके लिए परचेज ऑफ असेट्स के लिए हमको एंट्री पास करनी है, तो हम कैसे पास करेंगे? तो जिसने एक बार ये एंट्री समझ ली उसको दोबारा कभी देखना नहीं पड़ेगा, वो ऑप्शन देखेगा और मार्क कर देगा। जिनकी अकाउंटेंसी उतनी बढ़िया नहीं है, तो अब या तो आप अकाउंट्स की बेसिक्स में जाकर के पूरी चीज़ें सही करें, जो एक लंबा प्रोसेस हो सकता है। तो फिर हमें ध्यान ये रखना है अकाउंटेंसी के पेपर में क्या अकाउंटेंसी से ज़्यादा क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान होता है यूजीसी नेट का। तो मान लीजिए जिस तरह की एंट्री पूछी जाती हैं, जो एंट्रीज पॉसिबल हो सकती हैं, उसको आप याद कर सकते हैं, एक बार अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। कायदे में तो आपको देखिए, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हो तो आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। पर जो लोग दिसंबर अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, अब उन्हें लग रहा है कि भाई वापस से बेसिक्स नहीं समझ सकते हैं, तो वो इस एंट्रीज को रटते चलेंगे, देखते चलने के साथ साथ रटते चलेंगे, क्योंकि इन एंट्रीज में कुछ समझाने जैसा नहीं है। आज के लेक्चर में मेजर पोर्शन इन एंट्रीज का ही है, 1-2 कंसेप्ट हैं, बाकी सभी एंट्रीज ही हैं। तो खाली एक बार उनको देख लेंगे ताकि आपका कोई इंपॉर्टेंट पोर्शन छूटे ना, ठीक है। आइए बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जो शेयर्स इशू होते हैं वो 2 चीज़ों के लिए होते हैं, एक कैश के लिए, दूसरा अदर देन कैश के लिए। मतलब या तो हम उसको कंपनी को पैसा चाहिए इसलिए शेयर इशू करती है, या दूसरा तरीका होता है कि कोई और काम जिसके लिए शेयर्स इशू कर रही है वो अदर देन कैश, कंपनी को पैसा नहीं चाहिए, किसी और चीज़ के लिए इशू कर रही है। तो उसका एक सच एग्जाम्पल हो सकता है शेयर्स इशू करना वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए। एक कंपनी है XYZ, उसको मान लीजिए एक कार खरीदनी है, ठीक है, एक कार खरीदनी है, तो इसका पेमेंट हुआ 10 लाख, ठीक है। एक सेकेंड में इसको ब्लैंक स्क्रीन पे करता हूँ। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसको एक क्या खरीदनी है, एक कार खरीदनी है और इसका पेमेंट कितना है, 10 लाख। अब इसको पे करने के 2 तरीके हैं, या तो कंपनी 10 लाख रुपए दे दे इनको, या इस कंपनी को जहां से उन्होंने खरीदा है, मान लीजिए इन्होंने मारुति से कार खरीदी है, तो ये मारुति को पेमेंट करने के लिए क्या करें, अपनी कंपनी का 10 लाख के वर्थ का शेयर दे दे, उतना शेयर दे दे जिसकी कीमत 10 लाख के बराबर है, तो भी पेमेंट हो जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए जो 10 लाख कैश नहीं देना पड़े कंपनी को, इसलिए 10 लाख के आसपास के शेयर दे दें, इसको करने के लिए भी कंपनी कई बार शेयर्स इशू करती है। उसको बोलते हैं शेयर्स जो इशू करना वेंडर्स को, ठीक है। आइए एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। इफ अ कंपनी परचेजेस सम असेट्स फ्रॉम वेंडर्स, अगर उन्होंने वेंडर से कोई असेट लिया, इन एक्सचेंज वो क्या कर सकती है, फुल्ली पेड शेयर्स इशू कर सकती है, वेयर बाय द लेटर एग्रीज टू एक्सेप्ट इट। बस कंडीशन क्या है, सामने वाला एक्सेप्ट करना चाहिए उस बात को कि वो लेने को तैयार हो जाएगा। ऐसे तो कोई भी अपनी कंपनी की बना ले, कहे कितना 10 लाख का वैल्यूएशन है, आप मेरे शेयर्स ले लीजिए, क्या मारुति सबसे ले लेगी? या कोई भी वेंडर आपको कोई कहेगा कि हमसे शेयर ले लीजिए और हमको सामान दे दीजिए, तो क्या आप किसी भी कंपनी का शेयर ले लेंगे? तो आपको मतलब सामने वाली पार्टी आपका पेमेंट कैश के अलावा शेयर्स में लेने को तैयार होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो यही है, तभी तो आप पेमेंट करोगे। उसने कहा कि सामने वाली पार्टी ने कहा कि भाई मारुति की कंपनी थी, टाटा की कंपनी, उन्होंने कहा नहीं ठीक हम शेयर्स में पैसा ले लेंगे, तब आप ये कर सकते हो कि आप फुल्ली पेड शेयर्स इशू कर दो। फुल्ली पेड शेयर्स क्या होता है, फुल्ली पेड शेयर्स का मतलब ये वो शेयर्स होंगे जिनको के लिए कंपनी को कोई फर्दर पेमेंट नहीं करनी होगी। मतलब आपने मारुति को मान लीजिए शेयर इशू किया जिसकी वैल्यू थी 10 रुपए फेस वैल्यू थी, अब इसमें से 8 पेड है फिर 2 अनपेड है, तो अब मारुति वाला आपको गाड़ी भी दे, गाड़ी के बदले कैश की जगह बड़ी मुश्किल से उसके शेयर्स में एडजस्ट भी किया और फिर वो 2 रुपए शेयर्स का भी चुका है, तो ऐसा तो होगा नहीं।
फुल्ली पेड अप शेयर्स की इशू करने का मतलब वो होता है वो शेयर्स इशू करेंगे जिसमें कुछ नहीं देना होगा, पूरा पेमेंट हो चुका होगा, ठीक है। मतलब अगर 10 लाख के शेयर इशू करेंगे तो इसमें मारुति को कुछ देना नहीं होगा, ये 10 लाख की वैल्यू उसके पास सीधे चली आएगी, बदले में उसने जो असेट दिया बस वही दिया, ठीक है। दस नो कैश इज रिसीव्ड, क्या इसमें कोई कैश की एंट्री होगी? नहीं, कोई कैश आया ही नहीं। बदली क्या आया? फॉर द इशू ऑफ शेयर्स एंड नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इज ऑल्सो डिस्पेंस विद। तो केवल एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस किया गया, लेकिन बदले में कोई कैश नहीं मिला। हमें कैश के बदले में क्या मिला? असेट मिला। इसीलिए हमने किसको डेबिट कर दिया? असेट को। असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्यों? क्योंकि उसमें हमने क्रेडिट किए क्या? शेयर्स, ठीक है। अगर ऑन इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स किस तरह से वेंडर्स को दे सकते हैं? तो कई मैनर है। एक तो शेयर्स कैन बी इशूड टू वेंडर्स इन एनी मैनर आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए क्या क्या तरीका। पार पे, मतलब जितने की शेयर की वैल्यू थी उतने पे ही इशू किया। 10 लाख के शेयर्स की वैल्यू थी, या 10 रुपए की, फेस वैल्यू पे बात करते हैं, चलिए 10 रुपए शेयर्स की वैल्यू थी, और अगर ये 10 ही रुपए पे इशू हो जाए तो इसको बोलते हैं पार पे इशू होना। किस पे इशू होना? पार पे। तो एक तो तरीका पार पे इशू होना है। दूसरा कौन सा तरीका होता है? प्रीमियम पे। 10 रुपए का शेयर और इशू कितने पे हुआ? 12 पे। ये 2 रुपए एक्स्ट्रा किस चीज का है? प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो एक पार पे इशू होना होता है, जितने की शेयर की वर्थ है उतने पे ही इशू होना, और प्रीमियम पे इशू होना, जो कोई अच्छी कंपनी होती है, किसी की गुडविल होती है, तो वो प्रीमियम पे इशू होता है, उससे कुछ ऊपर इशू होना, ठीक है। एक सेकेंड, तो पार की एंट्री क्या होगी? वेंडर्स पर्सनल अकाउंट, एक सेकेंड, वेंडर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, बीइंग पेमेंट मेड बाय शेयर। और अगर ये प्रीमियम पे हम पेमेंट करते तो बस ये सिक्योरिटी प्रीमियम को और क्रेडिट कर देते। सिंपल एंट्री, जैसे आप शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम करते ही थे, खाली वहां पे वेंडर्स पर्सनल अकाउंट आ गया और ये क्या हो गई? पेमेंट आपकी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका क्या होगा? एक तो आपने क्यों किया? शेयर इशू असेट्स खरीदने के लिए। दूसरा हो सकता है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स, हम प्रमोटर को शेयर देना चाह रहे हैं, इसलिए भी हमने शेयर इशू किया अदर देन कैश। अ कंपनी में इशू शेयर्स विदाउट कैश टू द प्रमोटर्स फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। हमने तो एक तो शेयर हमने कैश के लिए इशू किया, वो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा हमने क्या किया? दूसरा हमको कोई एसेट खरीदना था, उसके बदले में पेमेंट करनी थी, तो इसलिए हमने उसको शेयर्स क्या किया? अपने शेयर्स दे दिया, अदर देन कैश के पे इशू कर दिया। तीसरा कंडीशन क्या है? प्रमोटर है, बहुत अच्छा काम किया। प्रमोटर मतलब क्या होता है? एक कंपनी को किसी ने शुरू किया तो वो जो बंदा शुरू करता है वो प्रमोटर होता है। बाद में जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, आपने इसको कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर करा दिया, आपने कोई कंपनी शुरू की, तो कंपनी शुरू करने में तो आपने सारा खर्चा किया, मान लीजिए जिसका 10 लाख का खर्चा हो गया, तो ये खर्चा जो उठाता है, जो ये खर्चा करता है, जो सारे लीगल वर्क करता है, सारे डॉक्यूमेंटेशन करता है, वो कौन होता है? वो होता है प्रमोटर, कंपनी का प्रमोटर होता है। तो जब एक बार कंपनी बन गई तो कंपनी अलग एंटिटी हो जाती है, प्रमोटर अलग एंटिटी हो जाता है, ये तो आपको पता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि इस प्रमोटर ने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, इसलिए कंपनी चाहती है उसको रिवॉर्ड करने के लिए, उसको बेनिफिट देने के लिए हम क्या करें? उसको हम क्या करेंगे? उसकी जो सर्विसेज दी भाई, आपने मान लीजिए 10 लाख का उसने मेहनत किया, 10 लाख का उसने खर्चा किया, वो 10 लाख तो आप पे कर दोगे प्रमोटर को कंपनी में शेयर लेने के लिए, पर वो 20 बार उसने जीएसटी ऑफिस का चक्कर मारा, 20 बार उसने इनकम टैक्स ऑफिस का चक्कर मारा, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 10 बार चक्कर मार के गया, तो उसने जो मेहनत की उसका क्या? तो अगर आप उसको रिवॉर्ड करना चाहोगे, उस मेहनत के बदले में कुछ देना चाहोगे, तो आप एक काम करो, उसको और शेयर इशू कर दोगे, जिसके बदले में आप पैसे नहीं लोगे, कि हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू कर दे रहे हैं, तो आपकी ये एक तरह से आपकी क्या है? इनकम ही है, ठीक है। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फॉर्मेशन एक्सपेंस तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मेशन एक्सपेंस का मतलब क्या है, कि बनते वक्त का खर्चा, फॉर्मेशन एक्सपेंस कंपनी बनाने में जो खर्चा हुआ उसके लिए, ठीक है। और कंपनी शेयर किसको इशू कर सकती? बिना कैश के। तो एक कंडीशन हुई कैश और विदाउट कैश, दो कंडीशन क्लियर कर ली। कैश वाली तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया, हमेशा से पढ़ते हैं 12 से भी। विदाउट कैश में पहला कंडीशन क्या हुआ? विदाउट कैश में हमने पहला किसको दिया? तो पहला दिया हमने असेट्स के लिए, दूसरा हमने दिया किसके लिए? प्रमोटर के लिए। अब तीसरा किसके लिए है? अंडर राइटर्स के लिए। अंडर राइटर्स होते कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अंडर राइटर्स होते कौन है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर नहीं आएगा तो मैं अगली वीडियो में कमेंट कर दूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप सब ने ग्रेजुएशन में, 12th में, 11th में, और जिसको भी शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज भी है, तो उसको पता होगा अंडर राइटर कौन होता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अंडर राइटर कौन होता है। तो आप मान लीजिए एक कंपनी है, वो उसके कुछ अंडर राइटर्स हैं जिनसे वो अपना शेयर का काम कराता है। क्या काम कराता है एग्जैक्टली मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको बताना है, लेकिन ठीक है, एक अंडर राइटर है, उनसे कंपनी ने कुछ सर्विस ली, उसने भी बहुत सर्विस अच्छी दी, अब उसको मैं पेमेंट करना चाहूँ, तो या तो मैं पेमेंट कर दूं कैश में, या उसके बदले क्या करूं, उनको जो कमीशन देना उसके बदले में हम शेयर्स उसको क्रेडिट कर दें। भाई इन्होंने काम किया बहुत बढ़िया से, मेरा शेयर वगैरह इशू कराया,
और तो उसके लिए मुझे इनको 10,000 रुपये पेमेंट करने थे, ठीक है। अब या तो मैं इनको 10,000 पेमेंट कर दूं कैश में, दूसरा तरीका क्या है कि इनको मैं शेयर दे देता हूं अगर ये रेडी हो जाते हैं तो एक शेयर्स और किसको इशू कर सकते हैं अदर देन कैश के? अंडरराइटर्स को। इनको हमने क्या किया, एंट्री वही है, कमीशन की ड्यू की एंट्री क्या है? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स पर्सनल अकाउंट। यही मैं बता रहा हूँ, जिनको भी ये एंट्री समझ में नहीं आ रही हो कि यही डेबिट क्यों हुआ, शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, हालांकि ये तो मुझे लगता है सबने को आता होगा कि शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, पर अगर ये समझ में ना आ रही हो तो अभी के लिए आपको क्या करना है, उन एंट्रीज को याद कर लेना है। बाद में आप उसका कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो, पर अभी कंसेप्ट बिल्ड करने में समय लगेगा, क्योंकि ये आपने 11th-12th में पढ़ा था, जो अभी तक पढ़ते चले आ रहे हो कि कौन सा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द, मतलब वो सब सारी चीजें आपको करने में, नॉमिनल पेमेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, उस सबको समझ के बेस तैयार करने में बहुत समय लगेगा। तो अभी के लिए आप ये एंट्रीज जो यहाँ पे लिखी हुई है उनको इंपॉर्टेंट मान के याद कर सकते हो। जिनको आती है, जिनकी अकाउंट्स थोड़ी भी ठीक है, उनको ये सब एंट्रीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। बाकी उसके पीछे का रीजन हम लोग, और रीजन और कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ड्यू करने की एंट्री क्या हुई? अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स पर्सनल अकाउंट, जहां पे हम शेयर डालेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ड्यू की, अभी पेमेंट नहीं किया, किसकी एंट्री है? ड्यू की। अब पेमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो अंडरराइटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जाहिर सी बात शेयर इशू करेंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट ही होगा, ठीक है। फॉर ट्रांसफरिंग अंडरराइटिंग कमीशन, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट टू अंडरराइटिंग कमीशंस अकाउंट। ये तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फर्क पड़ेगा उससे, क्योंकि आपको वही उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये उसकी एंट्री है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी ये दोनों एंट्री पहले वाली सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट है कॉल्स इन एरियर्स का, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, पर कितनों को याद है ये देखने की बात है। तो दो कंसेप्ट होंगे, एक सेकंड में आगे देख लेता हूँ। एक कॉल्स इन एडवांस भी होगा, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर दो कंसेप्ट है। कॉल्स इन एडवांस और दूसरा कौन सा है? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, एरियर कह लीजिए, एरियर कह लीजिए, दो कंसेप्ट, ये एडवांस है, ये एरियर है, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? आपको पता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कई पार्ट में करती है। 2 रुपये एप्लीकेशन मनी, 2 रुपये अलॉटमेंट मनी, 1 रुपये आपका मान लीजिए फर्स्ट कॉल, 1 रुपये सेकंड कॉल, टोटल मान लीजिए 6 रुपये का शेयर, ठीक है। इस तरह से इशू करती है। मान लीजिए जब आपने अलॉटमेंट का कॉल मांगा एप्लीकेशन का, सबने दे दिया, इन्होंने भी दे दिया, इन्होंने भी दे दिया, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, आपने अलॉटमेंट का कॉल मांगा, ठीक है। एक आदमी होगा जो इस अलॉटमेंट को देने के साथ यहाँ पे यहाँ पे 2 रुपये इसने भी दिया, यहाँ पे 2 रुपये इसने भी दिया, ठीक है। एक आदमी होगा जिसने इस 2 रुपये के साथ ही 4 रुपये दे दिए। किस भाई, बार बार कौन देगा? एक बार में सब खत्म करो उठा के। तो उसने पूरे 4 रुपये जो आप आगे भी मांगने वाले तो वो भी सब साथ में पेमेंट कर दी। और एक बंदा जिसने ये 2 रुपये भी नहीं दिया, भूल गया, 0 दिया, आपको कुछ नहीं दिया। फिर आपने फर्स्ट कॉल का 1 रुपया भी मांगा कि भाई अच्छा 1 रुपया दे दो, पुराना 2 रुपये दे दो, उसने वो भी नहीं दिया। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस का मतलब ये होता है कि आपने पैसा मांगा नहीं, उससे पहले किसी ने आपको पैसे दे दिए। आप केवल अलॉटमेंट के पैसे मांग रहे थे, किसी ने आपको आगे के पैसे दे दिए, फर्स्ट कॉल के भी दे दिए, सेकंड कॉल के भी दे दिए, दैट इज कॉल्स इन एडवांस, जहां पेमेंट क्या है? पहले हो जाए, अर्लियर हो जाए। और कॉल्स इन एरियर का मतलब आपने पैसा मांगा और आपको मिला नहीं। किसी ने कंपनी का एप्लीकेशन मान लिया, शेयर तो ले लिया आपकी कंपनी में, लेकिन जब आपने कॉल्स ड्यू किया, अलॉटमेंट का पैसा मांगा, उसने दिया नहीं, आपने फर्स्ट कॉल मांगा, उसने दिया नहीं, आपने सेकंड कॉल मांगी, उसने दी नहीं। तो पैसा कोई न दे, कोई पैसा ना दे तो एरियर है, और कोई जल्दी दे दे तो एडवांस है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनके पास पैसे की कोई दिक्कत चल रही, तो उन्होंने, आपने मांगा, मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं था या कोई भी कंडीशन थी तो उसने पेमेंट नहीं कर पाया। दो ही तरह के तो लोग होंगे, एक जो टाइम पे पेमेंट करते हैं तो अलग हो गए। एक्सेप्शनल कितने तरह के लोग हो सकते हैं, आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में सोचिए। तो मान लीजिए आपने कहीं पे पेमेंट की, आपने तीनों दोस्तों की तरफ से पेमेंट कर दी, और फिर क्या कहा कि आपने कहा कि भाई लाइए पैसा लाइए, तो जो पहले पेमेंट कर दे रहा सबकी तरफ से, उसने क्या किया, उसने कॉल्स इन एडवांस कर दिया। वो आगे तक के लिए पेमेंट कर चुका है कि अगली बार मैं नहीं दूंगा, मैं सबका पेमेंट दे दे रहा हूँ लेकिन अगली बार मैं नहीं दूंगा। और कॉल्स इन एरिया वाला कौन है? जो बंदे से बार बार कहा जा रहा है कि भाई अपना कंट्रीब्यूशन दे दो, अपना कंट्रीब्यूशन दे दो, अपना पेमेंट दे दो, वो नहीं दे रहा, दैट इज कॉल्स इन एरिया। तो कॉल्स इन एरिया का मतलब जिनसे पैसा मांगा जा रहा हो पर वो अमाउंट दे ना पा रहे हो, कारण कोई भी हो। और कॉल्स इन एडवांस का मतलब जिन्होंने आगे जो पैसा भी मांगा भी नहीं गया, उठा करके एक साथ दे दिया कि आगे का आप एडजस्ट करते रहेगा, मेरे पास अभी है तो ले लीजिए, ठीक है। समटाइम्स सम ऑफ द शेयर होल्डर्स में फेल टू पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम ऑन अलॉटमेंट और ऑन कॉल। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए कि इसमें एप्लीकेशन क्यों लिखा, अलॉटमेंट और कॉल क्यों लिखा है। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है इसलिए बता रहा हूँ। एप्लीकेशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि कॉल्स इन एरियर की बात आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसके पास उसने कॉल का पेमेंट नहीं किया, कॉल्स का पेमेंट नहीं किया। कॉल आप करोगे किससे? जिसके पास आपके शेयर होंगे, तो जिसने एप्लीकेशन अमाउंट दिया होगा उसी के पास तो शेयर होगा। आप रैंडमली तो किसी से पैसा मांगने नहीं लग जाओगे।
तो इसलिए एप्लीकेशन मनी तो पेड ही होती है, वो उसके बाद ही शेयर्स मिलते हैं, तो एप्लीकेशन मनी तो पेड ही होती है। अगर कोई पैसा नहीं देगा तो वो अलॉटमेंट में नहीं देगा, या फर्स्ट कॉल में नहीं देगा, या सेकंड कॉल में नहीं देगा, एप्लीकेशन तो दे चुका होगा तभी तो शेयर होल्डर होगा। ठीक है। द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर, या इसको अनपेड कॉल्स भी कहते हैं, अनपेड कॉल्स भी कहते हैं। ठीक है। इट इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल टू अराइव एट पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल टू बी शोन। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये पॉइंट देख लीजिएगा, ऑफ अ कंपनी यूजुअली एम्पावर द डायरेक्टर्स टू चार्ज इंटरेस्ट एट अ स्टिपुलेटेड रेट ऑन कॉल्स इन एरियर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ कंपनीज है कि खाली इसके आपके ध्यान के लिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में। ठीक है, याद आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। तो जनरली हर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि अगर किसी ने मांगने के बाद पेमेंट नहीं किया तो तुरंत आप उसका शेयर फॉरफिट कर नहीं लोगे, तुरंत तो शेयर जब्त नहीं कर लोगे, उसको कुछ मौका दोगे। तो जो एक्स्ट्रा टाइम दोगे, अगर उसने कुछ लेट पेमेंट किया उस पर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। जनरली वो इंटरेस्ट कितना होता है, जनरली वो 10% पर एनम होता है, 10% पर एनम होता है। ठीक है। क्या यही होता है 10% ही होता है? नहीं, जनरली 10% होता है। क्या सारी कंपनी चार्ज ही करती हैं? तो जनरली चार्ज करती हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर 99% ऑफ द केसेस में करते हैं। ठीक है, ऑफ द कॉल एंड द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट। ठीक है, क्यों ही नहीं करेंगे, अगर कंपनी के पास मौका होगा तो वो क्यों ही छोड़ेंगे, क्यों ही नहीं करेंगे पेमेंट। ठीक है। कॉल्स इन एडवांस क्या क्या, इनसे भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कोई पहले पैसा दे रहा है तो उनसे क्यों इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो अच्छी बात है ना। तो अ कंपनी एक्सेप्ट मनी फ्रॉम अलॉटीज अगेंस्ट कॉल्स नॉट येट मेड, अभी जो पैसा मांगा नहीं उसके लिए भी पैसा अगर किसी ने दे दिया, द अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस, ये तो मैं आपको बता चुका। ठीक है। द बोर्ड, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज नॉट एडेड टू द अमाउंट पेड ऑफ कैपिटल, द बोर्ड मस्ट पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट अ रेट स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स। तो क्या होगा, अगर किसी ने कॉल्स इन एडवांस दे दिया तो आपको उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जब कोई लेट दे रहा था तो आप उससे इंटरेस्ट मांग रहे थे कि हमारा पैसा तुम इतने दिन तक रख के बैठे हो, अभी तक दिया नहीं, तो लो हमको 10% इंटरेस्ट दो। तो किसी ने तुमको पहले से पैसा दे रखा है तो उसको इंटरेस्ट भी तो दोगे, वो बैंक में रखता कहीं रखता तो उसको इंटरेस्ट मिलता। तो ये कहते हैं कि जनरली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें कंपनियां खुद लिख देती हैं कि हम कितना % इंटरेस्ट देंगे। बस ध्यान क्या रखना है, टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है, ये बस ध्यान रखिए कि टेबल एफ में ये सब चीज़ें। टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि इंटरेस्ट आप दे सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि इंटरेस्ट 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या है, फॉरफीचर का मतलब होता है आम भाषा में जब्त करना, कोई चीज़ जब्त करना। ठीक है, किसी ने 2 रुपये का शेयर लिया था, 10 रुपये का शेयर लिया था और उसने 2 रुपये एप्लीकेशन पे दिया, 3 रुपये अलॉटमेंट पे दिया, मान लीजिए 5 रुपये वो पे कर चुका है। ठीक है, ये 5 रुपये वो पे कर चुका है और बाकी बचा 2 रुपये और 3 रुपये जो आपने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में मांगी, ये उसने नहीं दिए। तो फॉरफीट करने का मतलब ये होता है कि अब क्योंकि इसने पेमेंट नहीं किया तो हम इसके भरोसे तो बैठ नहीं सकते, तो हम इनके शेयर ले लेंगे वापस, और जो ये 5 रुपये ऑलरेडी पे कर चुके हैं ये वापस भी नहीं करेंगे। ठीक है, शेयर्स तो हमने पूरे 10 शेयर्स की कीमत कितनी, 10 रुपये, पूरे 10 रुपये का शेयर उनसे छीन लिया। ठीक, कि अब आपके पास कोई शेयर नहीं, आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हो, जाओ। ठीक, लेकिन जो ये 5 रुपये उसने अब तक पे कर दिया, ये 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितना भी उसने अभी तक पे कर दिया, उसमें से 1 रुपया वापस भी नहीं करेंगे। दैट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर करना मतलब जब्त कर लेना। द कंपनी डिमांड्स ऑफ द शेयर मनी इंस्टॉलमेंट्स, उन्हें इंस्टॉलमेंट्स मांगा टाइम टू टाइम। ठीक है, अगर कोई शेयर होल्डर क्या करता है, फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी, कोई भी पैसा देने में नाकाम रहता है, नहीं दे पाता किसी भी कारणवश, तो हिज शेयर्स में बी फॉरफिटेड बाय गिविंग ड्यू नोटिस एंड फॉलोइंग द प्रोसीजर। उसको 1-2 बार कहेंगे भैया दे दो, नहीं तो फॉरफिट कर लेंगे, उसने फिर भी पेमेंट नहीं किया तो आपने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। शेयर्स वंस फॉरफिटेड बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, जो शेयर आपने जब्त किया वो किसके हो गए, आपके हो गए। अब कंपनी ने उसको जब्त कर लिया, वो कंपनी के हो गए। और मे बी अब जैसे चाहे उसको बेच सकते हो, अब उसको डिस्काउंट पे भी बेच सकते हो। जब पूछता है ना कि क्या शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, यूजीसी नेट का एक फेवरेट क्वेश्चन, क्या शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, तो आंसर इज नो, शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं इशू हो सकते, या तो पार पे होंगे या तो प्रीमियम पे होंगे, पार पे होंगे प्रीमियम पे होंगे, डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। तो फिर सर हमने डिस्काउंट कहाँ पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था, तो डिस्काउंट आपने पढ़ा था यहीं पे री इशू के टाइम पे। क्या शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, क्या शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है लेकिन तब भी ध्यान रखिए, तो आंसर इज नो। क्या शेयर डिस्काउंट पे री इशू हो सकते हैं, तो आंसर इज यस, री इशू हो सकते हैं। ये फॉरफिटेड शेयर जब फिर इशू करेंगे तो इसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, पर शेयर्स को इसको डिस्काउंट पे इशू नहीं करते। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो आप हमेशा से पढ़ते आए हो वो सेम एंट्री हमने लगा दी है, जिन लोगों को याद ना हो एक बार देख लेंगे।
अगर प्रीमियम अकाउंट, इफ प्रीमियम अकाउंट हैज़ नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पेड किया है तो उसकी एंट्री ये होगी। ये वो एंट्री है जो आपको केवल देखनी है, ये पीपीटी। हाँ, अब आपको मैंने कह रहा हूँ एंट्री देखनी है तो अभी तो नोट करते चलोगे नहीं, तो ये पीपीटी के लिए क्या करना है, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल, जो यहाँ पे चैनल का नाम है ना, यही टेलीग्राम पे सर्च करना है जाके, द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल। उस पे ये पीपीटी मैं क्लास अपलोड करने के बाद डाल देता हूँ, तो वहां से आप ये पीपीटी ले सकते हो। और ये सारी एंट्रीज जो मैं बता रहा हूँ आपको ना कि देखनी है, एक बार देखनी है, जिनको नहीं आ रही वो रट सकते हैं, तो वो करने के लिए आपको वहाँ पे एंट्री देखने जाने के लिए पीपीटी ले लीजिए, वहीं पे आप नोट्स बना लीजिएगा। अभी जो आप रनिंग नोट्स लेते हो तो बात की बात है, पर इस पीपीटी से अगर आपको नोट्स बनाना है, कुछ पढ़ना है, कुछ फर्दर समझना है तो समझ सकते हो। कोई कंफ्यूजन, मुझे लगता है अगर आप वीडियो अभी तक समझ में आ रही है तो एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, शेयर करके पढ़ने से फायदा क्या होता है, जब आप खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हो, तो जैसे मान लीजिए यूजीसी नेट का एग्जाम है, आदमी को लगता है कि हम अकेले तैयारी कर लें, कायदे में तो तैयारी बहुत सीक्रेटली होनी चाहिए, पर जो एक दो अच्छे दोस्त होते हैं अगर उनके साथ आप करो तो उसमें बेनिफिट ये होता है कि जैसे अकाउंटिंग में यूनिट 2 में 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर तो आपके लिए, 10 यूनिट तो आपके लिए है, पर हम सबको पता है कि वो 10 यूनिट नहीं है, वो 10 सब्जेक्ट हैं, 10 पेपर हैं कॉमर्स के। अकाउंटिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, फिर मैनेजमेंट हो गया, एचआरएम हो गया, सब अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग पेपर हैं। तो इनमें हो सकता है किसी चीज़ में आप अच्छे हों, किसी चीज़ में आपका फ्रेंड अच्छा हो, तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम शेयर करके पढ़ें, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करके पढ़ें, ताकि जो जिसमें वो बेनिफिट अच्छा हो वो आपको बेनिफिट मिले, और जिसमें आप अच्छे हो आप उसकी हेल्प कर दें। तो अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब तो आपने कर रखा होगा, और साथ ही साथ अगर कोई कन्फ्यूजन होती है, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे पीपीटी आपको मिल जाएगी, उसके बावजूद आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आई, फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। इफ प्रीमियम अकाउंट हैज़ बीन पेड, अगर प्रीमियम अकाउंट नहीं दिया था तो उसकी एंट्री कहाँ थी, बस यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया था, अब दे दिया है तो यहाँ पे नहीं है, सिंपल इतना ही है, ठीक है। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, इसमें क्या होता है, एंट्रीज सब आपने 12th में पढ़ी हुई हैं और ये सब कंसेप्ट भी बड़ा हुआ है, तो फिर मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ दोबारा से आपके पीछे। उसके पीछे सिंपल सा कारण है कि आसान चीज़ें भी, जब कहते हैं ना, जब वक्त खराब हो या जब तैयारी गड़बड़ हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एग्जाम प्रेशर हो, तो आती चीज़ें खराब हो जाती हैं, इसलिए कुछ छूट ना जाए इसलिए हमने ये लेक्चर बनाया, नहीं तो आज के लेक्चर की कोई बहुत विशेष जरूरत नहीं थी, ये सब वही है जो आपने किया हुआ है। री इशू फॉरफिटेड शेयर क्या होता है, मैंने एक बात बताई आपको याद रखने के लिए बस, कि री इशू डिस्काउंट पे हो सकता है, ठीक है। जब कंपनी को आपसे, आपने शेयर फॉरफिट कर लिए, किसी ने 10 शेयर लिए थे, पैसा नहीं दिया, आपने 10 शेयर छीन लिए, लाओ मेरा शेयर वापस, और आपने उसके पैसे जब्त कर लिए, पैसे तो आपने जब्त कर लिए, पर अब उस 10 शेयर का क्या करोगे, तो जो 10 शेयर आपने सीज किए था वो 10 शेयर आपको फिर से इशू करने पड़ेंगे, चाहे पार पे, चाहे प्रीमियम पे, चाहे डिस्काउंट पे, ठीक है। तो द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी के पास अथॉरिटी होती है उस शेयर्स को वो रीइशू करते हैं, ठीक है। They can reissue the forfeited par premium at discount. However, if the forfeited shares are issued at discount, the amount of discount does not exceed the amount paid on such shares by the original shareholder. अब इस लाइन का मतलब क्या है, सारी कहानी तो समझ में आ गई, केवल ये लास्ट वाली लाइन नहीं समझ में आई। तो हमने क्या बताया था कि 5 रुपये उसने पेमेंट किया था, टोटल शेयर कितने का था, 10 रुपये का, 5 उसने पेमेंट नहीं किया था, ठीक है। अब कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो जितना हमने कहा ना कि ये 5 रुपये जो उसने दे चुका था उसको हमने जब्त कर लिया था, अपने पास रख लिया था, तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट इतने ही अमाउंट का दे सकते हैं। क्या हम 6 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हैं, नहीं, कहाँ से देंगे, अपनी कंपनी अपनी जेब से थोड़ी देगी। तो जो ये 5, हाँ, क्या 5 से कम दे सकते हैं, हम 2 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है हम डिस्काउंट ना भी दें, पर हम डिस्काउंट मैक्सिमम कहाँ तक दे सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं री इशू ऑफ शेयर्स पे, तो जितना अमाउंट हमने फॉरफिट किया है, द अमाउंट वी हैव फॉरफिटेड, उतने ही अमाउंट का हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। दिस कुड बी अ क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाता है। जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, आप सोच रहे होगे कि न्यूमेरिकल आएगा, क्या क्या होता क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो 80% 90% क्वेश्चन आप यूजीसी नेट का पीवाईक्यू लगाओ, जो अच्छे बच्चे होंगे उन्होंने एक बार देखा भी होगा, कम से कम पेपर का लगाया नहीं होगा तो उन्हें पता होगा कि जो कंसेप्ट है, जहां पे आप हल्का सा कंफ्यूज हो सकते हो, गड़बड़ कर सकते हो, वहीं से पूछता है। तो कितना डिस्काउंट दे सकते, क्या डिस्काउंट देना कंपलसरी है, नहीं। क्या जितना फॉरफिट किया उतना डिस्काउंट देना कंपलसरी है, नहीं। डिस्काउंट हम कम दे सकते हैं। क्या फॉरफिटेड अमाउंट से, जितना पैसा हमने जब्त किया है उससे ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं, नहीं। क्लियर, नो। हम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना अमाउंट हमने फॉरफिट किया, मतलब इस शेयर पे हम मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, 5 रुपए का जो हमने जब्त किया, अगर उसने 4 पे किया होता तो मैक्सिमम 4 का दे पाते, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। फॉरफिटेड शेयर्स की एंट्री क्या होती है, तो भाई अगर पार पे हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, डाल दिया पैसा। अगर यही आपका प्रीमियम पे हुआ तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से आ गया, और यही अगर डिस्काउंट पे हुआ तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है।
कोई चीज़ डेबिट होगी तो उधर चली जाएगी डेबिट की तरफ, और अगर बढ़ रहा है प्रीमियम में हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, जब सारे फॉरफिटेड शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया है, अब देखिए जो अगर शेयर फॉरफिटेड इशू कर दिया कोई प्रॉफिट हो गया, ठीक है, हमने शेयर को इशू कर दिया तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में क्यों करेंगे, जनरल रिजर्व में क्यों नहीं करेंगे? ये एक सवाल है मेरा उनके लिए जो वीडियो देख रहे हैं, ताकि पता चले आप ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं। एक आपके 12th क्लास का 10th क्लास का जब आपने रिजर्व्स के बीच का डिफरेंसेस पढ़ा था ना कि जनरल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, तो आपने पढ़ा था कि कोई चीज़ें कैपिटल रिजर्व में क्यों जाती हैं। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो सिंपल एंट्री है कि हम क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट हुआ या शेयर फॉरफिचर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है मैंने उसको उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। कैपिटल रिजर्व में ही क्यों डाला, जनरल में क्यों नहीं डाला, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चिंता करने की बात नहीं, जिनको नहीं पता हम नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में बच्चे बताएंगे वहां पे, नहीं तो हम खुद ही कमेंट करके आपको आंसर बता देंगे। अभी आपका दिमाग कितना है, आप कितना फोकस्ड हो लेक्चर में, वो देखने के लिए सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो शेयर से रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्या? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राइट्स इशू, राइट्स इशू का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना कि ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो राइट्स का मतलब होता है आपका हक। यहाँ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कहानी इतनी पूरी। राइट्स का मतलब क्या होता है? आपका हक। तो मैं एक कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, तो क्या मेरा राइट नहीं बनता कि अगर कंपनी कुछ नए शेयर इशू करने जा रही है तो उसमें कुछ मेरे को मिले, क्योंकि मैं पहले से मेरे पास शेयर है? बिल्कुल बनता है। दैट इज राइट्स इशू। ठीक है, आइए थ्योरी पढ़ते हैं। राइट्स इशू ऑफ शेयर्स मीन्स an issue of shares in which existing shareholders have an option to subscribe for the new shares at a specified price। मार्केट प्राइस से कम, मार्केट में लोग अगर नॉर्मल आदमी खरीदने जाएगा तो उसको 10 रुपए का मिलेगा शेयर। मुझे क्योंकि मैं पहले से शेयर लेके बैठा हूं तो मेरे पास अधिकार है ना कि एक बार मुझसे भी पूछा जाए, भाई मैं आपके साथ 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 10 साल से मैं आपकी कंपनी का शेयर लेके बैठा हुआ, अब आप नया पैसा लोगों से मांगना चाह रहे हो, आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है, नए शेयर इशू करना चाह रहे हो, तो ये आपकी, ये मेरा राइट नहीं बनता कि आप एक बार मुझसे पूछ लो, हो सकता है वही मैं पैसा आप मैं ही दे दूं आपको, तो नए लोगों के पास आपको जाना ही ना पड़े। ठीक है, तो मार्केट प्राइस से थोड़ा नीचे एक मेरी लॉयल्टी का, मैं इतने साल से आपके साथ हूँ, मैं आपका शेयर होल्डर हूँ, तो मेरी लॉयल्टी का बेनिफिट देने के लिए भी, और दूसरा एज माई राइट, क्योंकि मुझसे आपको एक बार पूछना चाहिए, मैं ऑलरेडी शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे क्या होगा, आप शेयर इशू करते वक्त आप मुझे ऑप्शन दोगे कि अगर आप चाहो तो आप ले लो, और मुझे रेट कहाँ मिलेगा, मार्केट से थोड़ा सस्ता रेट मिलेगा। ठीक है, that a public company is under legal obligation to offer its new shares to the existing shareholders, however shareholders have a right to accept or reject the offer। तो कंपनीज एक्ट में क्या कहा गया कि कंपनी जब नया शेयर्स निकाल रही है तो उसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, उनको एक बार ऑप्शन देना पड़ेगा कि अगर वो लेना चाहें तो ले लें। हाँ, क्या एज एन शेयर होल्डर, अगर मान लीजिए अभी ये सवाल पूछ लेता है यूजीसी नेट कि राइट इशू एक कंपनी ने किया कि, तो क्या कंपनी ऑब्लाइज्ड है कि वो शेयर होल्डर से पूछे? आंसर इज यस, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन उसको पूछना पड़ेगा। अगर शेयर कंपनी ने आपसे राइट्स इशू में पूछा तो क्या आपके पास, शेयर होल्डर के पास ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो एक्सेप्ट करे? नहीं, कंपनी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन, उसकी मजबूरी है कि उसको पूछना है कि भैया लेंगे क्या, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं, चाहे आप एक्सेप्ट करें चाहे रिजेक्ट करें। यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए, देखिए, क्या वो लीगल ऑब्लिगेशन कंपनी के लिए है? एक क्वेश्चन। क्या शेयर होल्डर के लिए लीगल ऑब्लिगेशन है? नहीं, उसके पास ऑप्शन हो, चाहे तो लें चाहे तो ना लें। राइट्स इशू ऑफ शेयर्स इज बेनिफिशियल टू द कंपनी एज वेल एज द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। Since fresh issues are made, the market price of the share may be above the previous issue price. The difference is known as the value of right। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, एवरेज प्राइस ऑफ शेयर। कहने का मतलब क्या है, जब नए शेयर इशू करोगे तो भाई मार्केट प्राइस उसका कुछ ऊपर रहेगा, नॉर्मल प्राइस है, तो जो शेयर आपके पास अभी है, शेयर होल्डर्स के पास अभी है, और जो मार्केट में नए शेयर्स आएंगे उनका रेट कुछ ज़्यादा होगा, तो जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है ना एवरेज के मुकाबले, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज वैल्यू ऑफ योर राइट। आपके हक की, आपके राइट की वो कीमत है, वैल्यू है। ऐसा वैल्यू ऑफ राइट क्या होता है पूछेगा तो आपको यही बताना है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एवरेज प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, मतलब द प्राइस अबव एवरेज प्राइस ऑफ शेयर ऑफ न्यू लिस्टिंग दैट इज इन मार्केट, वो है आपका क्या, वैल्यू ऑफ राइट। ठीक है, हालांकि ये पूछेगा नहीं, लेकिन तब भी एक बार आपको देख लीजिए। ओके, इसको क्लियर कर देते हैं। स्वेट इक्विटी क्या, शेयर क्या होता है? जैसे देखिए, मुझे आपको पढ़ाते पढ़ाते पसीना आ रहा है, तो स्वेट मतलब तो पसीना हो गया। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? आर अ फॉर्म ऑफ इक्विटी कंपनसेशन गिवन टू इंडिविजुअल्स हु कंट्रीब्यूट देयर लेबर or expertise to a company without receiving immediate monetary compensation. These shares are often granted to employees, entrepreneurs as a reward। ठीक है, स्वेट इक्विटी का मतलब क्या होता है? आपने मेहनत की, स्वेट का मतलब क्या, पसीना कब निकलेगा? जब आप मेहनत करोगे। कंपनी के केस में आप क्या मेहनत कर सकते हो? आप उसके एम्प्लॉय हो सकते हो, आप उसके कुछ कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हो, कुछ ऐसा हो सकता है जिसने आपकी कंपनी के लिए आपने आप कुछ स्किल लगाई, आप एडवाइजर हो सकते हो।
तो अगर आपकी मेहनत के बदले कंपनी आपको शेयर्स दे रही है, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर। जनरली किसके लिए होता है? जनरली 90% ऑफ द केसेस में किसके लिए होता है? एम्प्लॉइज के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि आपने मेहनत की, आप कंपनी को अब इतने साल से लेबर दे रहे हो, इतनी साल से अपनी एक्सपर्टीज दे रहे हो, इतनी साल से अपनी सर्विसेज दे रहे हो, तो बदले में कंपनी आपको शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है। दीज आर ऑफन ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज और एंटरप्रेन्योर्स एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। वही मैंने कहा, बहुत लग के आपने बहुत मेहनत से काम किया। जो अच्छी कंपनीज होती है, टाटा है या रिलायंस है, ये जनरली अपने एम्प्लॉइज को स्वेट इक्विटी शेयर्स देती है, ठीक है। स्टार्टअप दे रिप्रेजेंट अ वे ऑफ कंपनीज टू इंसेंटिवाइज एंड एक्नॉलेज द अनपेड एफर्ट्स ऑफ देयर वर्कफोर्स। जो भाई आप पेमेंट से तो आप नॉर्मली किसी ने काम किया, आपने पेमेंट की, तो जनरल तरीका है। अगर आप उसके ऊपर कुछ उनको रिवॉर्ड करना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो। एक और कारण होता है इसके पीछे, अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, मतलब वो एचआरएम का सेगमेंट है, लेकिन एक बार समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। अगर मैं आपकी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, जब तक मैं वहाँ पे सैलरी मिल रही है तो मैं एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ। अब मेरे पास कंपनी के 100 शेयर हैं, कंपनी बढ़ेगी तो मेरा भी फायदा है, तो मैं और मन से काम करूंगा क्योंकि मुझे फीलिंग ऑफ ओनरशिप आ जाएगी। तो इसलिए भी स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं, ताकि एम्प्लॉयज को थोड़ा फीलिंग ऑफ ओनरशिप आ जाए। अब क्या आ गया? अनक्लेम्ड डिविडेंड। ये क्या होता है? क्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है पता है ना? जब प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को देते हैं, तो वो डिविडेंड होता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है? ये वो डिविडेंड है जो कंपनी ने कहा तो है कि मैं 10 रुपये का डिविडेंड दूंगा, लेकिन कोई लेने ही नहीं आया, ठीक। शेयर होल्डर्स ने अभी तक मांगा ही नहीं, तो उसको बोलते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। अब क्यों नहीं मांगेंगे शेयर होल्डर्स? दो कारण हो सकते हैं। आपने डिविडेंड दिया और उनको पता नहीं चला, कि डिविडेंड इशू किया हुआ कंपनी से, तो लेने नहीं आए। दूसरा क्या हो सकता है? आपने मान लीजिए चेक इशू करके उनको घर भिजवा दिया था, उनके एड्रेस पे दे दिया था, ऑफिस पे डाल दिया था, और उनको वो वहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं, वहाँ पे है नहीं, या वो चेक उन तक पहुँची नहीं, ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड्स का हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं? उनको हम करंट लाइबिलिटी में रखते हैं, बस याद रखना है। पूरी कहानी का, इसका पूरे का सार क्या है जो हमें याद क्या रखना सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कहानी के अलावा, तो बस ये रखना है कि हम अनक्लेम्ड डिविडेंड को कहाँ रखेंगे? करंट लाइबिलिटी में रखेंगे, ठीक है। क्यों रखेंगे? क्योंकि कभी भी वो मांग सकते हैं तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा। करंट लाइबिलिटी वो होती है ना जब साल भर के अंदर पेमेंट करें। तो अब डिविडेंड उसने तो उस समय नहीं मांगा, उसको बाद में किसी और शेयर होल्डर से पता चला कि 10-10 रुपये का डिविडेंड मिला है, तो उन्होंने कहा अरे मिला है, मैं भी जाता हूँ मांग के आता हूँ। तो 2 महीने बाद मांगने चला आएगा आपके पास कि हमारा डिविडेंड लाओ यार, हमने भी तो शेयर लिया हुआ है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि उसको करंट लाइबिलिटी में रखना, आपको साल भर के अंदर उसको देना पड़ सकता है। प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब, प्रपोज करना मतलब क्या होता है? कोई ऑफर रखना, कोई डिमांड, कोई बात अपनी रखना। तो प्रपोज डिविडेंड का मतलब ये है कि अ कंपनी इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट अ कंपनी डायरेक्टर्स हैव एग्रीड टू पे। इन्होंने प्रपोज किया कि हम इतना देंगे, मान गए कि हम इतना आपको देने वाले हैं, ये ऑफर देख हम आपको 10 रुपये इशू करने वाले, इसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। इट इज अ डिविडेंड विच इज पेड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये खाली आपको समझने के लिए, बाकी इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिस पे आप चले जाएंगे। तो ये यूट्यूब चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, वीडियो लाइक करनी है, यहाँ पे चले जाएंगे तो आपको पीपीटी मिल जाएगी। फर्दर अगर आप जब मैं पीपीटी पोस्ट करता हूँ तो वहाँ पे आपके पास एक कमेंट का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे भी आप कुछ पूछ सकते हो, इस वीडियो के नीचे भी कुछ पूछ सकते हो। अगर लेक्चर हेल्पफुल हो रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप कहते हो कि आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है हमारे पूरे एफर्ट से। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक